सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स आईसीएसई क्लास 10th का पहला चैप्टर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर्स है आपके लिए। एंड यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है जिसका नाम है फोर्स। तो ये पहला चैप्टर आपका फिज़िक्स का, और इसे अगर आपने अच्छे से कर लिया, इसके न्यूमेरिकल्स को आपने अच्छे से कर लिया, तो आप इजीली अच्छे स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड्स में एंड ऑल्सो आपके प्री बोर्ड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो ये जो सिलेबस है, आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। जितना सिलेबस में दिया हुआ है आपको उतना ही पढ़ना है, और थ्योरी के लिए आपको उतना नहीं जाना है, बस आपको एक रीडिंग करना है ये जो चैप्टर है उसका। एंड न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम जो पहला पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दो टाइप्स के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस। सो ये आप देख सकते हैं, लीनियर ट्रांसलेशन मोशन जिसको बोलते हैं, रोटेशनल मोशन जिसको बोलते हैं। लीनियर मोशन मतलब क्या हुआ? लीनियर मोशन मतलब ये हुआ कि अगर आप एक पाथ है, ये समझ लीजिए पाथ है, उसके ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रोल करते हैं और वो स्ट्रेट जा रहा है, रोल करते हैं या उसको आप मूव करते हैं एक लीनियर पाथ मतलब स्ट्रेट पाथ में, और ये एक सिंगल स्ट्रेट पाथ में मूव होता है, तो उसको हम लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। और रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन वो होता है जिसमें आप एक सर्कुलर या कोई भी ऑब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए जिसको आप एक पाइवट पॉइंट है उसमें, और अगर आप उसमें एक पॉइंट से अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वो इन अ सर्कुलर वे मूव करता है, एक सर्कुलर वे टर्न करता है, तो उसे आप बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो आपको बस यहाँ से क्या पढ़ना है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड ट्रांसलेशनल मोशन, ये आपको करना है। और यहाँ से आपको रोटेशनल से क्या करना है, ये आपको इतना पढ़ना है। इतना आप करेंगे तो आपका डेफिनेशन बस इतना आता है। डेफिनेशन मोस्टली नहीं आता है, बट आपको एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है एंड एक्सप्लेन में आपसे प्रूफ के साथ या एग्जाम्पल के साथ बोला जा सकता है, रेयरेस्ट केस में, बट आपके स्कूल में आ सकता है प्री बोर्ड्स में। तो आप इसे कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। एंड हम आगे चलते हैं तो हमें क्या आता है, मोमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। तो इसे हम टॉर्क बोलते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप सोचिए एक डोर है ना, एक डोर है, आप एक डोर को ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है, आपको इस डोर को ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट पे आप फोर्स लगाएंगे। पकड़ लिया, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं जो है F। ये फोर्स अगर आप लगाते हैं तो ये फोर्स लगाने पे क्या होता है, डोर मूव करता है, एक डायरेक्शन में डोर मूव करेगा, या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे, बट एक डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो अगर आप वहाँ पे एक पॉइंट, देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, आप यहाँ से F लगा रहे हैं, और यहाँ पे P पॉइंट पे जाके वो पाइवट है। पाइवट मतलब क्या, वहाँ से वो घूमता है, वहाँ से मुड़ता है, तो वो पाइवट पॉइंट P है। और यहाँ पे ये पॉइंट O, पाइवटेड एट पॉइंट O पे पाइवटेड है। और ये क्या हुआ, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है ना, ये F फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, 90 डिग्री। तो वैसे ही अगर आप डोर को मूव करते हैं, यहाँ से ये मूव होता है ना, ये इसका एक डोर के साइड में, मतलब ये क्या, यहाँ पे अब मूव होता है, यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो साइड से ऐसे मूव होगा, पीछे का साइड जाएगा, आगे की साइड जाएगा, वो आपके पुश या पुल पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मोमेंट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। सो क्या फैक्टर्स है जो टर्निंग ऑफ अ बॉडी या टॉर्क को अफेक्ट करते हैं? वो फैक्टर्स है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड मतलब क्या हुआ, कितना फोर्स आप अप्लाइड करते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स यू आर अप्लाइंग, तो उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बोलते हैं। तो जितना इंटेंसिटी, जितना आप जोर से उस फोर्स को लगा रहे हैं, उसे आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पाइवट पॉइंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये O, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने डोर आपको बताया था, डोर में अगर मैं यहाँ पे मैं इसके
ये जो टर्न हो रहा है ना, इसके मैं बहुत ही दूर में कर रहा हूँ, एंड में एकदम दौड़ के मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ये मेरे लिए ज़्यादा इजी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे एंड में अप्लाई करूँगा एज पे, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा। बट मैं अगर ये टर्न जहाँ से होता है वहाँ पे अगर मैं अब जाऊँ, बहुत क्लोज जाऊँ और अप्लाई करूँ फोर्स, तो ये मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो हमेशा हम क्या करते हैं, यहाँ एंड के साइड हम फोर्स लगाते हैं, ना कि यहाँ जहाँ पे टर्न होता है उसके साइड, क्योंकि वो हमें डिफिकल्ट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे वही बता रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टर्न होगा ना, अगर आप यहाँ पे करेंगे तो बहुत ही स्लो टर्न होगा क्यों नहीं। और मैं यहाँ पे डोर का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हम बहुत ही लार्ज मशीन्स को देखें तो यहाँ पे अगर ये लॉ लगता है ना, तो ये वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। ये दो चीज़ आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, और ये तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कहीं ना कहीं तो पूछेगा आपसे ये वाला। एंड ये वाला जितना भी आपका बॉक्सेस में, इनको आप याद कर ले तो बहुत ही सही है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी। जैसा मैंने आपको बोला, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये तो आपका एक क्या हो रहा है, ये चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेट कर रहा है इस चीज़ को, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फॉर्मूला हो रहा है, ये इसको स्टेट कर रहा है। ये जो डेफिनेशन है क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस, मतलब टॉर्क क्या हो रहा है, फोर्स जितना आप अप्लाई कर रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ। पॉइंट ओ यहाँ पे बताया था आपको, ये जो पॉइंट ओ है से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये पी और ओ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसका डिस्टेंस कितना में हो रहा है, उसे आप बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको अभी याद कर लिए, ये वाला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मतलब यूनिट आपको बताना है, तो यूनिट अगर बताएंगे, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कर रहे थे। देखिए यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का तो न्यूटन होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है। ऐसा यूनिट अगर आप देखेंगे तो फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है, तो वहाँ पे यही डिराइव करके हमारा न्यूटन मीटर निकल जा रहा है। इसे आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। ऐसा यूनिट में आपका जो भी आंसर आएगा मोमेंट ऑफ फोर्स का आपको निकालना होगा, तो आपको न्यूटन मीटर में देना होगा। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप यूनिट्स अगर आप गलत लिख देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, डिडक्ट हो जाता है मार्क्स, और बहुत इन केस ऑफ स्कूल तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है, ज़ीरो दे देंगे आपको इसमें। तो इसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है। एंड अगर हम आगे जाएँ तो 20 यूनिट से ये ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है इतना, बट फिर भी अगर आप इसे पढ़ ले तो आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आता है मोस्टली। डाइन सेंटीमीटर ये कितना हुआ, न्यूटन मीटर कितना, ये न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछ सकता है, ऐसे नहीं आता। अब अगर हम आए तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या होता है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप क्या समझते हैं, मानिए एक वॉच है ना, एक वॉच है, यहाँ पे हुआ आपका 12, यहाँ हुआ 6, यहाँ हुआ 9, ठीक है, और यहाँ पे हुआ 3। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज ये जैसे एक स्ट्रेट जो काटा है वो अगर इस साइड मूव करे, जो जनरली इस साइड ही मूव करता है, तो ये क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज हो गया ना, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये इस साइड ऐसे मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज हो गया। बट अगर हम इसे ऐसे लेफ्ट के साइड ले जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। मैं सी और ए सी कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज मतलब सी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ए सी। तो जनरली क्लॉकवाइज में करता है, आपको ऐसे याद रखना है, क्लॉक किस साइड मूव करता है, क्लॉकवाइज मतलब जनरली राइट साइड की तरफ मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। आपको क्लॉक के एग्जाम्पल से याद रखना है। तो इफ़ द इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज टू टर्न एंटी क्लॉकवाइज, वही मैंने बोला, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। पॉजिटिव में तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंड पॉजिटिव में होता है, ठीक है, एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज में जब भी कोई मूवमेंट जाएगा वो नेगेटिव में जाता है, एंटी क्लॉक में जाता है ये पॉजिटिव में होता है। ये बिट कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको लगता होगा क्लॉकवाइज में पॉजिटिव क्यों नहीं जाता है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव नहीं जाता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव जाता है। मानकर चलिए एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं तो ये सर आप कर देना चाहिए, एक सेकेंड। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझ कर चलिए, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कुछ एक
पाइवटेड है यहाँ से, मतलब यहाँ से ये मुड़ेगा, यहाँ से ये टर्न होगा, तो यहाँ से पाइवटेड है, ठीक है, पॉइंट इसको P दे देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से एक लोड है एंड यहाँ से भी एक लोड है, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, क्योंकि लोड अगर नीचे का साइड है तो ये तो ऐसे ही जाएगा ना, ग्रेविटी को क्रॉस करके तो नहीं जाएगा, और यहाँ से ये ऐसे जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ। मैंने आपको क्या बताया था, क्लॉक को आप इमेजिन करिए, क्लॉक में जा रहा है तो क्या होगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा ऑफ कोर्स, और ये वाला क्लॉकवाइज हो जा रहा है, तो यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव ले लीजिए और यहाँ पे आप इसको नेगेटिव ले लीजिए, है ना, ऐसे ही हुआ। तो ऐसे जनरली आपको न्यूमेरिकल्स में यही ऐसा ही डायग्राम बना के सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का आपको डायग्राम ऐसा बनाना है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके लिए इजी होगा ना। ये जैसे देखिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना फोर्स है, मानिए यहाँ से मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, फोर्स लगा रहा हूँ और इसका डिस्टेंस क्या है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, मैं मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा, यहाँ का भी मोमेंट ऑफ फोर्स ऐसे ही निकलेगा, तो वही आपको करना है। एंड ये जनरली क्या होगा, नेगेटिव में हो गया, पॉजिटिव में हो गया, ऐसे अभी आपको नहीं करना है, बट हाँ इसे आप याद रखेंगे तो सही है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या दे रहा है हमें, on applying force thus the direction of the rotation of a body can be changed in two ways। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप कैसे चेंज कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से। आप यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है, नीचे का साइड अप्लाई मतलब ये अप्लाई कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चला जा रहा है। और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो डिफरेंट हो रहा है ना, है ना। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये डायरेक्शन है, तो डिफरेंट है। तो वैसे ही आपको ये दोनों चीज़ों को याद रखना है, तो ये आपको क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इसे आप याद रखें, बस यही है। और आगे चले तो कॉमन एग्जांपल्स मैं बोलूँगा आप कर लीजिए, आप आपको बस एक बार रीड करना है ना, तो कॉमन एग्जांपल्स आप जो भी आप उसको रीड कर लेंगे आपके लिए अच्छा, क्योंकि आजकल जो ICSE की जो बोर्ड्स में पेपर हो रहे हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड हो रहा है ना। एप्लीकेशन बेस्ड में क्या हो रहा है, जैसे भी 2025 का ही जो आया था उसमें पूरा एप्लीकेशन बेस्ड ही था, तो एप्लीकेशन बेस्ड में न्यूमेरिकल्स तो मतलब बहुत ही कम है, आपका 3 to 4 न्यूमेरिकल्स होंगे जो उतने भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बट जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड है ना वो डिफिकल्ट होते हैं। वो मतलब आपको एक बुक को अच्छे से रीड करना होगा, इस कंसेप्ट को समझना होगा, तभी आपको बहुत ही अच्छा से आप एप्लीकेशन वाले आंसर्स को दे सकते हैं। तो एप्लीकेशन वाले में क्या आता है, एग्जाम्पल से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल के बारे में आपसे कुछ पूछ दिया क्या होता है, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पे मोस्टली आपको डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। अगर आप आंसर नहीं हो रहा है तो आप एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे ना, स्टीयरिंग व्हील का डायग्राम ड्रॉ करके आप समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे साइकिल वाला है, तो वही है आपका जितना भी है आप एक बार रीड कर लेंगे, कंसाइज का ही सबका बुक है 10th में, तो आप इसको बस रीड कर लेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कपल। जो कपल होता है, एक्चुअली रोटेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय पेयर्स ऑफ फोर्सेस। तो देखिए रोटेशन क्या होता है, हमेशा एक दो फोर्सेस अप्लाई होंगे। आप मतलब रोटेट आप कोई भी बॉडी को रोटेट करेंगे, आप एक साइड से अप्लाई करके क्या ही रोटेट करेंगे, है ना। बट कोई केसेस में एक साइड से अप्लाई करने से चलता है, अगर आप स्टीयरिंग को एक हाथ से अगर घुमाए तो वो भी अप्लाई होगा, बट वो डिफरेंट चीज़ है। अगर हमें थ्योरेटिकल चाहिए तो ये चीज़ अलग है। तो आप एक टैप को अगर आप ओपन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, आप इस साइड से भी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। उसी को फोर्स मतलब उसी को कपल बोल रहे हैं। देखिए स्टीयरिंग व्हील को रोटेट कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए कितना दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं दोनों हाथ से। आप जनरली दो हाथ से ही चलाते हैं, स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करते हैं की लगा के, तो एक हाथ से तो होगा नहीं, एक साइड के फोर्स से होगा नहीं, आपको दोनों साइड से फोर्स लगाना होगा। बॉटल ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए, तो कपल का ये हो गया। तो ये हुआ पेयर ऑफ फोर्सेस फॉर्म बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कपल। दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर the pair of forces formed by external force and the force of reaction is called couple,
इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होता है, वैसा आप बोल देंगे बस। और क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो डेरिवेशन है या जो भी है, ये आप ये डायग्राम के साथ ये चीज़ आप एक नोटबुक लेकर उसे आप एक बार कॉपी करिए, ऊपर वाले चीज़ को आप रीड करिए। कपल आर्म क्या है, तो देखिए कपल आर्म क्या है, तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस है डी, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर ही दिखाया था है ना, यहाँ पे दो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, एक साइड कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ये ऊपर के साइड जा रहा है, ये ऊपर के साइड फोर्स जा रहा है, यहाँ नीचे के साइड फोर्स आ रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, कपल हुआ। कपल आर्म क्या होता है, कपल आर्म देखिए टू फोर्सेज विच इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये दोनों फोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है, टोटल डिस्टेंस जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे डी जो है वही कपल आर्म है। ये पूरा एक जो ये चीज़ है ये कपल आर्म इसको बोलेंगे आप। यहाँ से फोर्स जा रहा है, यहाँ से फोर्स जा रहा है, अपोजिट फोर्सेस आप जब भी देखेंगे तो आप समझिए ये कपल हो रहा है, ये कपल आर्म इसमें कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये आपको जानना होगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, टोटल मोमेंट ऑफ कपल आपका ये निकालना न्यूमेरिकल में आएगा ही, यही न्यूमेरिकल है आपका, सीधी बात है। तो आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ से निकाल लिया, अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था, यहाँ से निकाल लिया, दोनों का निकाल के ऐड कर देंगे, बस हो गया। यहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं करना है, ठीक है, वो जो है उसको बस आप दिमाग में रखिए। ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ नहीं करना है, आपका जो है ऐसे ही निकलेगा। दोनों को ऐड कर दिया, फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे मतलब कॉमन लेके किया, आप ऐसे ही जनरली मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो नॉर्मल एक ही है। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या समझते हैं, कोई भी बॉडी, इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एट रेस्ट, एट मोशन। एक बॉडी अगर मोशन में ही है, ठीक है, मोशन में ही जा रही है, सेम स्पीड से, सेम स्पीड सेम टाइम ले रही है, ठीक है, एक बॉडी सेम टाइम में सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको आप, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और एक बॉडी अगर एक जगह पे मतलब रेस्ट पे है, वो एक जगह पे लाई कर रही है, तो उसे आप बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वही है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, वही है। स्टैटिक रिमेन्स, सॉरी, स्टैटिक में क्या होता है, वो मूव नहीं होता, सॉरी, स्टैटिक में वो मूव नहीं होता है, डायनेमिक में, वो नाम से समझ आ रहा है, डायनेमिक में वो मूव होगा, स्टैटिक में वो मूव नहीं होगा। तो यही है आपका कपल आर्म का, मतलब ये कपल आर्म इक्विलिब्रियम का बॉडीज़ का, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, स्टैटिक का एक बुक अगर आपने टेबल पे रखा है तो वो स्टैटिक में है, डायनेमिक में एक कार मूव हो रही है तो वो डायनेमिक का हो गया, ठीक है। रेन ड्रॉप रीचेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सब एग्जांपल यहाँ से ये पढ़ लीजिए, बहुत ही छोटा चैप्टर आप रीड कर सकते हैं। अब ये कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। थ्योरी आप जितना कर सकते हैं आपके लिए अच्छा है। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑल द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो, ठीक है, ये है रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। मतलब अब मैं ये देखिए, ये दोनों को आप याद कर लीजिए, आपके लिए सही होगा। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। पॉइंट ऑफ रोटेशन भी जितना भी, मतलब सम ऑफ मोमेंट जितना भी फोर्स है वो ज़ीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस शुड द बॉडी शुड बी ज़ीरो, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा ना। अगर फोर्स जो है वो पूरा ज़ीरो रहेगा तो डायनामिक या स्टैटिक में आएगा, वैसे इक्विलिब्रियम में वही होता है। फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मोमेंट्स, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ करना है। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में, ठीक है। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो आपने किया प्लस सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, इस साइड जितना है क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज साइड जितना है उसका सम आपने दोनों का अलग अलग कर लिया, इक्वल्स टू में दे दिया। फिर आपको क्या करना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको न्यूमेरिकल में क्या बोलेगा, इधर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता लेकिन फोर्स पता हुआ है, वहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स दोनों पता है। अब आपको निकालना है वो एक्स जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
जो नहीं पता है उसको आप एक्स पकड़ेंगे, एक्स पकड़ के उसे आप बनाएंगे, तो वो आपका एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। लीनियर इक्वेशन में आपको एक्स का वैल्यू निकलेगा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। वैसे फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैसे इंटरचेंज करके आपको न्यूमेरिकल्स दे देंगे। वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल मूवमेंट्स ये आप कर लीजिए, आपके ये बोर्ड्स में नहीं के बराबर चांसेस है, बट प्री बोर्ड्स में आएगा ये फॉर श्योर, प्री बोर्ड्स में ये आता है। तो ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ए, ये वाला जो भी आपका, ये आप खुद से पढ़ के आप कर लीजिए, सेम बात है जो मैंने अभी आपको ऊपर बोला वही सेम बात वैसे, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना न्यूमेरिकल्स के, जितने भी एग्जाम्पल आप 1 से स्टार्ट करिए, एंड ऑफ द एग्जाम्पल आप पूरा एक नोटबुक में लेकर सॉल्व करिए, पहले पढ़िए, पहले फिर इसने जैसे सॉल्व किया वो देखिए, और फिर खुद से देखिए। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम। तो आप इस पूरे चीज़ को अगर सॉल्व कर लेंगे 1 घंटा में आपका हो जाएगा। फिर आप जो रियल न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं ना एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करिए, और आपको अगर वो नहीं आता है तो आप जाकर उसे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको उसका आंसर में मिल जाएगा। कुछ वेबसाइट्स में मिल जाता है आंसर, नहीं मिलेगा आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। बट फॉर नाउ मैं बोलूँगा आप एग्जाम्पल्स को देखिए, समझिए, एग्जाम्पल्स से भी क्वेश्चन आते हैं। स्कूल वाले क्या करते हैं मोस्टली, मैं प्री बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, प्री बोर्ड्स में क्या होता है मोस्टली, दो जो एक्सरसाइज में है ना क्वेश्चन वो देंगे जो मोस्ट डिफिकल्ट होंगे एक्सरसाइज के, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड में जो आ रहे हैं एकदम वो क्वेश्चन देंगे, और एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स कोई नहीं करता है तो एग्जाम्पल से देंगे। तो ये मैं प्री बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे भी कर लेते हैं ना तो आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्वेश्चन तो मोस्टली रिपीट नहीं होता है, बट चांसेस है कि उस टाइप के ही क्वेश्चन आ जाए, बस वैल्यूज इधर उधर है बोर्ड्स में। बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स आपके दोनों के लिए फ़ायदा है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप कर लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आंसर दिए हुए हैं, फिर भी आप ट्राई करिए, खुद से करिए। एंड ये जो न्यूमेरिकल देखिए, ये वाला जैसे न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है मैंने टिक करके रखा है, ऐसा न्यूमेरिकल आता है, ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ईजी भी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी सब न्यूमेरिकल से। तो अब हम आते हैं पार्ट बी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है ना, कोई भी एक टेढ़ा मेढ़ा सा बॉडी है, एक रॉक आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये जो भी एक रॉक है, रॉक में क्या है, वेट्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं, बहुत अलग अलग पॉइंट्स हैं ऐसे, और वहाँ से ऐसे आ रहा है वेट नीचे नीचे ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं आपको बुक के अगर ऐसे बताऊँ तो वेट इज़ द टोटल वेट ऑफ बॉडी, नाउ द क्वेश्चन इज वेयर शुड द वेट डब्ल्यू एक्ट। तो टोटल वेट, अलग अलग पॉइंट से वेट आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए अलग अलग पॉइंट से यहाँ पे वेट आ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट से अगर वेट आ रहा है तो एक आप टोटल वेट आ जाता है। जब आप डब्ल्यू देखिए, जब अलग अलग पॉइंट दिया हो W1 W2 W3, तो सारे वेट्स को ऐड कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट से। वेट एक जगह से नहीं आता है, वेट अलग अलग पॉइंट से आता है, क्योंकि आप कोई भी अगर सब्सटेंस को आप ब्रेक करेंगे तो क्या उसका वेट खत्म हो जाएगा? नहीं, वेट रहता है, वो ब्रोकन सब्सटेंस का भी वेट रहता है। तो वैसे ही है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे वेट रहता है। तो टोटल जो आप ऐड करेंगे, जो सम W निकलेगा, वो W उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो जाता है। वो W जहाँ पे एक्ट करेगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, ये आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए ही ठीक है, वैसे आता नहीं है तब भी। जैसे आप ये देख लीजिए, ये एक सर्कुलर रिंग है, तो सर्कुलर रिंग के सेंटर में हो गया। और क्या ये ज़रूरी है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, क्या ये ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो? तो इसका आंसर नो होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, अगर आप मान के चलिए एक रिंग है, एक रिंग है, रिंग तो हॉलो होता है, तो रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में आ गया। तो सेंटर में जब आ गया तो सेंटर तो हॉलो है, सेंटर में तो कुछ जगह ही नहीं, स्पेस ही नहीं है वो तो, है ना। तो वो स्पेस में उसका लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन आता है, तो इस पर आपको लिखना है नो, और आपको ये रिंग का एग्जांपल दे देंगे तो आपका हो जाएगा। बट देखिए यहाँ पे सर्कुलर रिंग में क्या बाहर दिया हो, बाहर होता है सर्कुलर रिंग के, डिस्क जो है वो क्लोज्ड है तो उसके अंदर में है। रेक्टेंगुलर लैमिना वाला आता है, ये आता है, ये भी आता है, ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगुलर लैमिना, ये दो इंपॉर्टेंट है, और ये रिंग वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे, और सब भी आते हैं बट ये तीनों तो हमेशा ही आते हैं।
तो रेक्टेंगुलर लैमिना में आपको बोलेगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, तो आपको बस ये नहीं लिखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन द सेंटर, नहीं, आपको ये ड्रॉ करना है। आप ड्रॉ करेंगे तभी मार्क्स आएगा। इस बार भी आया था, एक अलग ही ऑब्जेक्ट दिया था 2025 में, वो बहुत ही डिफरेंट था, उसको हैंग किया था फिर, तो उसमें भी आपको ड्रॉ करना था, वो डायग्राम को आप ड्रॉ करना था, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको ऐसे ही निकालना था, तब आपको मिलता। देखिए जैसे इधर पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे ही मिलेगा, ऊपर नीचे ऐसे ड्रॉ किया या पॉइंट निकाला, पॉइंट ऑफ जी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ऐसे ही निकलेगा। बैलेंस पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पढ़ लीजिए आप, ये आएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो रीड करने से ही आपको एक बार हो जाएगा। ये वाला बस, ये मोस्टली नहीं आता है, मुझे नहीं लगता इतनी आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको निकालना है। और ग्रेविटी ऑफ लैमिना वाला है, हाँ लैमिना वाला ही इम्पॉर्टेंट। लैमिना वाला में आपको ऐसे ड्रॉ करके फिर आपको ऊपर से नीचे से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। ठीक है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल, इट मे बी अबव द बेस एंड नियर। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ भी एक्सरसाइज में आपको सब कुछ करना है। थ्योरी है तो क्या हुआ, थ्योरी ये वाला जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफिनेशन नहीं आता है, ये फैक्टर वाला आएगा, हाँ ये वाला ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन वाला इंपॉर्टेंट नहीं, डेफिनेशन आता ही नहीं है, ये बात है, पहले आता था बट अब नहीं आता डेफिनेशन। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आएगा, वो भी बहुत ही कम से, एक्सप्लेन वाला तो हाँ ठीक, एक्सप्लेन वाला आता है, एंड ये डायग्राम बेस्ड तो आएगा ही, ये भी आएगा। पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगुलर लैमिना, हाँ ये वाला भी लॉन्ग आंसर में ये भी है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल मूव्स कांस्टेंट स्पीड है, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है along the time down the point of circular path। ठीक है, वही बात है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स किस साइड एक्ट करता है, अंदर इनवर्ड साइड में एक्ट करता है, और ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाला, ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए मैंने लिख के रखा है, सेंट्रीपिटल मतलब रियल फोर्स होता है, और अज्यूम्ड फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग इनवर्ड जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है ना, वो सेंट्रीपिटल हो गया, और ये रियल होता है, सेंट्रीपिटल रियल होता है, इनवर्ड एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो वो इनवर्ड एक्ट कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज्यूम करते हैं हम लोग, ये एक्चुअल में नहीं होता, डेफिनेशन आ सकता है इसका, ये रियल फोर्स नहीं है, तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। बस आपको ये इसका ऑपोजिट ड्रॉ कर देना है, सेंट्रीफ्यूगल का बाहर की साइड एक्ट कर रहा है फोर्स, बस सेंट्रीपिटल में अंदर है, सेंट्रीफ्यूगल में बाहर है, बस इतना ही। ये सब एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं आएगा। वही है, इतना ही है एक्सरसाइज, बस थोड़ा बहुत आप कर लेंगे, डिफरेंशिएट, बस नहीं है इम्पोर्टेंट, ये लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है, ये एक्सप्लेन वाला इतना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू तो सारे इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू सब कुछ भी दे सकता है। तो बस इतना ही था ये चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स बस आपको थोड़े जितने भी है 20 न्यूमेरिकल्स भी होंगे मैक्सिमम, वो भी बहुत है, 20 भी बहुत है, एग्जाम्पल इंक्लूड कर दूँ मैं तो 30 भी पकड़ूँ ना, बहुत ही कम है आपके लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर लेंगे और एक बार रीड कर लेंगे चैप्टर को अच्छे से, कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, जो मुझे लगता है वन ऑफ द ईजीएस्ट है। इसके बाद आपको बहुत ही चैप्टर्स आने वाले हैं, फोर्स के बाद वर्क पावर एनर्जी है, लाइट बड़ा चैप्टर है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, तो वो उसके लिए भी आप बने रहिए, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो निकालेंगे। और अब अभी के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching the video, and if you enjoyed the video, please hit the like button, and if you haven't subscribed to the channel, please do subscribe, and also share this with your friends to share the knowledge. Thank you.